हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक अगला टॉपिक लेकर के। और आज का जो टॉपिक है यह है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का तुलनात्मक अध्ययन। तो आज हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में टोटल जो है पूरा डिटेल से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चूँकि ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन दोनों में काफ़ी चीज़ें जो है सिमिलरिटीज़ हैं, काफ़ी समानताएं हैं। इसलिए दोनों को एक साथ जो है तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी हम देख लेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ठीक। और दोनों की जो विचारधाराएँ थी, दोनों की सोच थी, किस तरह दोनों में समानता थी, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। एक्चुअली में अगर बात करें हम महमूद गजनवी की, महमूद गजनवी जैसा कि सभी लोग जो है इस नाम से वाकिफ़ हैं महमूद गजनवी। और भारत में जो है महमूद गजनवी की छवि जो है एक लुटेरे के रूप में है, एक लुटेरे के रूप में है, ठीक, एक क्रूर शासक के रूप में है। जबकि अगर वहीं हम अपने पड़ोस पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे जो है इसकी छवि एक सुपर लीडर के रूप में है, एक अच्छे जो है नेता के रूप में है। तो अलग अलग अपना अपना नज़रिया है सोचने का। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। एक्चुअली में महमूद गजनवी थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम तो ऐसा क्या कंडीशन बना, ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी कि जो है भारत में गजनवी का आक्रमण हुआ और तत्कालीन जो है भारत की स्थिति परिस्थिति कैसी थी, किस तरह से जो है भारतीय शासक महमूद गजनवी को रोकने में असफल हुए हैं, ऐसी कौन सा कंडीशन था जो है कि यहाँ पे इसकी आंतरिक स्थिति कैसी थी, बाह्य स्थिति कैसी थी, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, चूँकि थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में जान लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, चूँकि भारत की वर्तमान उस समय की जो स्थिति थी, जो थोड़ा सा उस समय जो वो दौर था वो संक्रमण काल का दौर था। और इस समय जो है आपस में जो क्षेत्रीय राजाएँ थे, चूँकि उस समय व्यवस्थाएं जो थी वो एकदम सामंतवादी व्यवस्था, कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं था जो पूरी जो है शक्ति को जो है केंद्रीकृत बनाए रखे, ठीक। तो क्या है कि जो छोटे छोटे शासक थे वो आपस में जो है अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र के विस्तार को लेकर के जो है एक दूसरे से संघर्षरत थे, ठीक। और संघर्षरत होने की वजह से जिससे क्या है कि उनकी आपस में बनती नहीं थी। और यही वजह है कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यही जो है एक सबसे बेनिफिट साबित हुआ और वही उन्होंने जो है उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। और यही काम महमूद गजनवी ने भी किया। और इस परिस्थिति से भी भारतीयों ने सबक नहीं लिया और आगे आने वाले 150 साल में जो है फिर उन्हें वही दंश झेलना पड़ा। जब मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण होता है तो फलस्वरूप जो है तत्कालीन भी स्थितियाँ वही थी जो महमूद गजनवी की थी। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, जो उसका उद्देश्य था वो सिर्फ यही था, क्योंकि वो जो है भारत के बारे में काफ़ी सुना था। क्योंकि उस समय भारत जो है एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, बहुत संपन्न देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। तो कहीं न कहीं जो विदेशी आक्रमणकारियों को जो है भारत की तरफ रुख करने का सबसे एक बड़ा मुद्दा जो है यही होता था कि भारत जो है बहुत संपन्न था। जबकि मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था, तो महमूद गजनवी जो था जिसने सिर्फ भारत में लूटने के उद्देश्य से आया था, वो कहीं भी जो है ना तो अपनी सत्ता कायम कर पाता है और ना ही जो है अपने पास साम्राज्य का विस्तार कर पाता है। वो लूटता है और वापस चला जाता है। जबकि मोहम्मद गोरी क्या करता है कि मोहम्मद गोरी आता भी है, जबकि महमूद गजनवी कभी भी परास्त नहीं होता है। कोई भी भारतीय शासक जो है महमूद गजनवी को परास्त नहीं कर पाता है। जबकि मोहम्मद गोरी परास्त भी होता है, लेकिन वो इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार भी करता है और अपनी सत्ता भी कायम करता है और लूटता भी है। तो ये दोनों की विचारधारा में थोड़ा सा, दोनों की सोच में थोड़ा सा डिफरेंट है। और मोहम्मद गोरी को जो है वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो वो महमूद गजनवी से ही मिली थी। महमूद गजनवी से ही जो प्रेरणा लेकर के भारत पे अटैक किया था। तत्कालीन अगर भारत में देखें तो सबसे पहले भारत में जो आक्रमणकारियों में, अगर इस्लामियों में हम बात करें तो सबसे पहले जो अरब थे, अरबों ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया। और अरब जो थे उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था। वो सिर्फ कहाँ तक सीमित थे, वो जब सिर्फ सिंध और मुल्तान तक, यहीं तक ये लोग सीमित थे। इसके बाद भारत में जो है इनका कोई बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सत्ता थोड़ा सा परिवर्तित होती है और जो खलीफा थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सत्ता होती है वो अरबों से वो ईरानियों के हाथ में फारसवासियों के हाथ में चली जाती है।
और धीरे धीरे फिर समय करवट लेता है और फारसियों से जो है ईरानियों के हाथों से सत्ता निकल करके वो तुर्कों के हाथों में आ जाती है। वो सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? तुर्कों के हाथों में जो है आ जाती है। और उस समय जो है तुर्कों के हाथों में जब सत्ता आ जाती है तो धीरे धीरे तत्कालीन समय में क्या होता है कि मध्य एशिया की बहुत सी जनजातियाँ जो है वो पलायन कर जाती हैं अन्य देशों में। और जब अन्य देशों में पलायन कर जाती हैं, ज़्यादातर जो है लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो है वो अन्य देशों में जब पलायन कर जाती है तो तत्कालीन क्या हो जाता है, जो क्षेत्रीय जनजातियाँ थी वो जितने भी अरब कंट्री थे मध्य एशिया की जिन देशों में क्या होता है कि वो फैल जाती हैं। और जब वो फैल जाती हैं तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपना वहाँ वर्चस्व बनाना प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने वर्चस्व अपना बनाना प्रारंभ कर दिया तो फलस्वरूप क्या होता है कि वर्चस्व बनाने के दौरान धीरे धीरे फिर यहाँ पे जो है धीरे धीरे इन्होंने अपने मतलब साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। एक्चुअली में जो है क्या था कि जब महमूद गजनवी के जो पूर्वज थे, महमूद गजनवी की पूर्वज की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं अलप्तगीन की। अलप्तगीन जो था वो महमूद गजनवी का यानी कि दादा था। अलप्तगीन जो था इसने क्या किया कि जब धीरे धीरे जो जनजातियाँ थी, जो जैसे हो गया उसमें आपका देखेंगे इलबारी हो गया, खिजकाई हो गया, तुर्क हो गया, ये जो जनजातियाँ थी इन्होंने क्या किया कि वो मध्य एशिया में धीरे धीरे उन्होंने फैल गई। तो धीरे धीरे जब ये फैल गई तो चूँकि इस समय जो शासन था वो समनी वंश का था। समनी या सनसमनी वंश का जो है वहाँ पे शासन था। सनसमनी वंश का शासन था और फलस्वरूप जो है वो सनसनी वंश की जो स्थापना किया था, सनसनी वंश या समानी वंश, इसकी जो स्थापना किया था वो अमीर इस्माइल के द्वारा स्थापित किया गया था। अमीर इस्माइल के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। और जो है ये लोग इसी कहीं न कहीं जो है इसके अधीन ये लोग जो है थे। अभी इनकी जो है कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। अभी ये लोग जो है एक गुलाम के तौर पे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अलप्तगीन के बाद जो है जो इसका पुत्र होता है, अलप्तगीन के बाद अलप्तगीन के बाद कौन आता है? सुबुत्तगीन। और जब सुबुत्तगीन आता है, चूँकि सुबुत्तगीन भी क्या था, यह भी एक गुलाम था। चूँकि ये जो समानी वंश था ये लगभग 911 ईस्वी के आसपास जो है समानी वंश 911 ईस्वी के आसपास जो है यह स्थापित करता है, 911 ईस्वी के आसपास। और लगभग जो है अलप्तगीन जो रहता है यह 950 के आसपास जो है 950 ईस्वी के आसपास जो है ये क्या करता है कि अपना एक छोटी सी तुर्क जागीर जो है अपनी स्थापित करता है। फलस्वरूप जो है अलप्तगीन के बाद जो है सुबुत्तगीन उसकी सत्ता को संभालता है। सुबुत्तगीन लगभग 977 में जो है यह 977 में यह सत्ता को संभालता है। 977 में सत्ता को संभालता है यह लगभग 998 तक। 977 से 998 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो यहाँ पे जो है सुबुत्तगीन रहता है। और सुबुत्तगीन जो रहता है ये अपने आप को गुलामी की दास्ता से जो है मुक्त कर लेता है। गुलामी की दास्ता से मुक्त करके अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और स्वतंत्र कर लेने के बाद धीरे धीरे क्या करता है कि ये साम्राज्य का विस्तार अपना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअली में जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में। अगर हम महमूद गजनवी की यदि हम बात करें, सुबुत्तगीन के बाद जो इसका पुत्र रहता है जो अगला शासक बनता है गजनी का। एक्चुअली में अगर आप मैप में देखेंगे, चूँकि मैप से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, मैप में देखेंगे तो ये गजनी है। गजनी यानी कि अफ़गानिस्तान वाला जो बेल्ट है यहीं पे जो है गजनी है। और यहीं पे जो है ये इनकी सत्ता धीरे धीरे एक छोटी सी तुर्क जागीर के रूप में इन्होंने स्थापित किया है। और धीरे धीरे अब क्या होता है कि जब टाइम पीरियड आ गया महमूद गजनवी का और जब महमूद गजनवी का टाइम पीरियड आ जाता है तो धीरे धीरे यहीं से जो है ये क्या करता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर देता है। एक्चुअली में जो है महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड रहता है यह महमूद गजनवी जो है, चूँकि महमूद गजनवी का जन्म जो हुआ था वह 900
71-72 में, लगभग 971-72 में जो है यह पैदा कहाँ हुआ था, तो ये गजनी में ही पैदा हुआ था। यह इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म जो है वो गजनी में पैदा हुआ था। और जो ये सिंहासन बैठता है, तो ये सिंहासन बैठता है लगभग, चूँकि इसके पिता की मृत्यु जो होती है वो 998 ईस्वी में हो जाती है, तो 998 में ये सत्ता पर बैठता है। लेकिन चूँकि तत्कालीन जो है यहाँ पे स्थितियाँ अभी इसके अनुकूल नहीं थी और इसको जो है संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने के बाद एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लगभग 998-99 के बाद 998-99 के बाद क्या होता है कि यह अपना जो है अपना राज्यरोहण करवा लेता है। 998-99 पे अपना क्या करता है, ये राज्यरोहण करवाता है। राज्यरोहण करवाता है। और राज्यरोहण करवाने के फलस्वरूप यह क्या करता है, यह शपथ लेता है कि हम प्रतिवर्ष क्या करेंगे, भारत पे अपना जो है प्रतिवर्ष भारत पे आक्रमण करेंगे और भारत को जो है लूटेंगे। साथ ही साथ भारत को लूटने के बाद अपना जो है राष्ट्रीय खजाना मजबूत करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जो है हम इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करेंगे। अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ हम इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करेंगे। एक्चुअली में जब यह जो है शासक बनता है तो यह बगदाद के खलीफा से यह उपाधि धारण करता है, अमीन-उद-दौला। यह 2 उपाधियां धारण करता है, अमीन-उद-दौला और अमीन-उल-मिल्लत। अमीन-उद-दौला और अमीन-उल-मिल्लत। अमीन-उद-दौला का मतलब यह विश्व का, मतलब कि यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला विश्व का जो है ये प्रथम शासक था। विश्व का प्रथम शासक, जिसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का प्रथम सुल्तान कौन था, वैसे कौन सा शासक था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है ये महमूद गजनवी ही था। इसका मतलब है कि यह मुसलमानों का संरक्षक मानता था अपने आप को, मुसलमानों का संरक्षक। ये अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक मानता था। और साथ ही साथ जो है महमूद गजनवी यह जो है सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को यह मानने वाला था। यह सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। यह सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। इसके बाद क्या होता है कि ये जब अपना जो है सिंहासन बैठता है, फलस्वरूप जो है इसने भारत पे जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इसके जो है एक्चुअली में अगर माना जाए तो लोग कहते हैं, कहा जाता है कि यह भारत पे जो है 16 बार आक्रमण किया था। लेकिन एक इतिहासकार थे हेनरी इलियट ने जो है बताया है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया गया है। तो इनका जो है स्टेटमेंट वो ज़्यादा प्रमाणिक होता है। हेनरी इलियट के अनुसार जो है इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। और सबसे प्रसिद्ध जो इसका आक्रमण है वह है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर पर किया गया इसका अटैक। सोमनाथ मंदिर पर इसका किया गया अटैक जो है सबसे प्रमुख जो है माना जाता है। और इसने वहाँ से इतना ज़्यादा धन लूटा, चूँकि उस समय जो है जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे वो एक्चुअली में जो है वो अगर देखा जाए तो जो हिंदू मंदिर होते थे वहाँ पे जो है
काफ़ी मात्रा में जो है धन वगैरह होता था, क्योंकि उस समय अगर देखेंगे तो जो पुरोहितवाद था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने चरमोत्कर्ष था। चूँकि अभी जब यहाँ पे हम जब आक्रमण से भारत की स्थिति में देखेंगे, जैसे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति में देखेंगे, तो वहाँ पे पूरा हम डिटेल से चर्चा करेंगे किस तरह जो है समाज कितने वर्णों में विभाजित था, कौन किस वर्ण का क्या कार्य था। तो यहाँ से देखेंगे आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी थी, और इसके बाद सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। और महमूद गजनवी की सेना में संवेद राय और तिलक, जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। संवेद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, उच्च पदों पर आसीन थे। मैप में अगर एक बार नज़र डालें तो देख लीजिए, ये पूरा अफ़गानिस्तान वाला बेल्ट है। इधर देखेंगे तो ये बल्ख है, बल्ख के बाद ये देखेंगे तो ये गजनी है, गजनी के बाद इधर देखेंगे ये खुरासन है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हिंदू शाही है, चूँकि ये अफ़गानिस्तान वाला बेल्ट है। और हिंदू शाही पे तत्कालीन जो शासन कर रहा था तो वो हिंदू शाही शासक जयपाल यहाँ पे शासन कर रहा था। इसके बाद ये वाला बेल्ट देखेंगे तो ये सिंध है पूरा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पंजाब है। इधर देखेंगे तो ये नगर कोटा है, और इधर देखेंगे तो ये सोमनाथ है, जहाँ पे जो है इसका प्रसिद्ध आक्रमण जो है हुआ था सौराष्ट्र वाले बेल्ट में, गुजरात में। तो संवेद राय और तिलक जैसे हिंदू जो है यहाँ उच्च पदों पर आसीन थे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और जो इसकी मृत्यु होती है इसकी 930 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में मृत्यु इसकी जो होती है वो 1030 ईस्वी में गजनी में होती है, इसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में गजनी में होती है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो समाज जो है इस समय वह 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे ये श्रेष्ठ थे, और जो है जितना भी यज्ञ आदि कर्मकांडों में वेद का पठन पाठन जो सारी व्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी, तो वो ब्राह्मण के हाथों में थी। अन्य कोई अगर ऐसा कुछ करने का कार्य दुस्साहस करता था तो उसकी जीवा भी काट दी जाती थी। और क्षत्रिय जो थे ये युद्ध आदि में जो है कार्य करने का जो कार्य करते थे, युद्ध आदि में भाग लेने का कार्य क्षत्रिय करते थे। यानी कि जो शासन प्रशासन जो चलाने का कार्य करते थे वो कौन करते थे, तो वो क्षत्रिय थे। शासित और प्रशासित क्षेत्रों को शासित और प्रशासित क्षत्रिय करते थे। और ब्राह्मण जो थे ये जो है ब्राह्मण धार्मिक रूपों से जो है उसमें ये पूरी जिम्मेदारी इनकी होती थी। इसके बाद जो वैश्य जो थे इन्होंने जो है वैश्य यानी कि बड़ी वर्ग यानी कि व्यापार वो किसके हाथों में था, वैश्य के हाथों में था। और शूद्र जो थे ये एकदम निम्न वर्ग में थे, मतलब इनकी सेवा वगैरह करते थे। एक और वर्ग भी था जिसमें अगर आप देखेंगे तो धोबी, नाई, चपरासी, ये लोग जितने भी थे, धोबी, नाई हो गए, ये लोग जो थे ये लोग एकदम निचले स्तर पे थे। और इन लोगों को जो है समाज से बाहर रखा जाता था। और समाज में प्रवेश करने के लिए इन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि इस तरह से जो है व्यवस्थाएं। और एक अन्य वर्ग भी था जिससे समाज में किसी प्रकार का भी कोई स्थान प्राप्त नहीं था। जैसे आपका हो गया डोम हो गया। ये लोग जो है एकदम समाज से एकदम बहिष्कृत थे। इन्हें किसी प्रकार का जो है समाज से एकदम बहिष्कृत थे, किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं प्राप्त था और इन्हें अवैध कहा जाता था। अवैध इन्हें कहा जाता था। और इस तरह से जो है समाज में देख रहे हैं कैसे जो है समाज में इस तरह से व्यवस्थाएं थी। इस तरह से जो है सिर्फ प्रोटेक्शन करने का कार्य जो होता था, यानी कि सैन्य में सिर्फ सेवा कौन देता था, तो सिर्फ क्षत्रिय देते थे।
तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है उस समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी। मतलब कि यानी कि भारत जो है उस समय रूढ़िवादिता से एकदम ग्रसित था, रूढ़िवादिता से एकदम भारत ग्रसित था, और लोग जो है अपनी जो है जो विचारधाराएं थी उससे ऊपर उठ कर के लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। एकदम मतलब धार्मिक रूप से लोग जो है एकदम क्या थे कि एकदम मान लीजिए कि धार्मिक रूप से जो है ये एकदम मतलब कि भारत के बारे में यानी कि राष्ट्र के विकास के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं थे। बस सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपने तक ही सीमित थे, और जिसकी वजह से जो है भारत कहीं ना कहीं जो है गुलाम बना। तो कहीं ना कहीं जो है इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही था, सामाजिक स्थिति। धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक रूप से जो है भारत में धार्मिक रूप से कर्मकांडिता जो है अपने चरम सीमा पर व्याप्त थी, और यहाँ पे देवदासी प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पे जो है देवदासी प्रथा प्रचलित थी। धार्मिक स्थिति में जो है यहाँ देवदासी प्रथा प्रचलित थी, देवदासी प्रथा प्रचलित थी, देवदासी प्रथा प्रचलित थी। और इस तरह से जो है चूँकि धार्मिक रूप से ब्राह्मण जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, वेदों का पठन पाठन कार्य करने का भी इन्हीं को अधिकार था, और अन्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता था। वेदों को पठन पाठन करने का अगर कोई कार्य करता था तो उसकी जीवा भी काट ली जाती थी। तो इस तरह से जो है ये धार्मिक स्थिति भारत में थी। और यहाँ तक अगर देख लें तो भारत की रूढ़िवादिता इसी बात से पता चलता है कि एक राजशेखर कृत है कर्पूर मंजरी, राजशेखर कृत है, राजशेखर कृत है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की एक कृति है कर्पूर मंजरी, और इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि महिला और मदिरा यानी कि स्त्रियां और मदिरा, स्त्रियां और मदिरा जो है ये इन वस्तुओं के सेवन से क्या होता है कि मनुष्य का बाहुबल बढ़ता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों की कैसी मानसिकता थी, कैसी कुंठित विचारधाराएं थी। यानी कि महिलाओं को उस समय आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय समाज में, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो इस बात से जो है आप पता लगा सकते हैं। और यहाँ के अगर देखेंगे जो महमूद गजनवी का एक दरबारी था अलबरूनी जो है दरबारी था, जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान, गणितज्ञ, खगोलविद, इसके बाद वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री, मतलब हर क्षेत्र में वो पारंगत था। यहाँ तक कि उसने जो है मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से व्यंग किया है भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है, हिंदुओं की ये मान्यता थी जो है कि अगर जो चीज़ एक बार यूज हो जाए, जो एक बार जो है जिस चीज़ का इस्तेमाल हो जाए, फिर उसे जो है हिंदू ग्रहण नहीं करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे सीधा जो था यानी कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन करवा दिया जाता था। यानी कि इस तरह से जो है समाज में ऐसी प्रथा प्रचलित थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की मानसिकता जो है कितनी कुंठित थी, कितनी जो है ये लोग मानसिकता से ग्रसित थे। तो ये इस तत्कालीन जो है स्थिति थी। महिलाओं को जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था, यानी कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनका मुंडन कर दिया जाता था। इस तरह से जो है व्यवस्थाएं थी। इसके बाद तत्कालीन देख लेते हैं भारत में प्रमुख आक्रमण। महमूद गजनवी जब आता है भारत में तो किस तरह से उसका अभियान होता है, कौन कौन अभियान किसके किसके विरुद्ध करता है, तो इसका पूरा डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। पूरा डिटेल देखने के बाद इसके बाद क्या होता है कि पहला जो आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण इसने सीमांत क्षेत्रों पे किया था। सीमांत क्षेत्रों का मतलब जो है आप देखेंगे ये वाला जो बेल्ट है, चूँकि ये हिंदूशाही वंश है और यहाँ पे जो है शासन कर रहे थे जयपाल। तो ये जो सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र में सबसे पहले जो है इसने क्या किया, सीमांत क्षेत्र पे अटैक कर गया और अपना अधिकार कर लिया। तो पहला जो होता है अटैक वो सीमांत क्षेत्रों में अटैक करता है और इस पे अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। सीमांत क्षेत्र पे आक्रमण किया और अटैक के लिए, यानी कि अब जो ये सीमांत क्षेत्र है, हिंदूशाही वंश के आसपास का जो क्षेत्र है, अब इस पे जो है किसका अधिकार हो गया, तो महमूद गजनवी का आक्रमण हो गया, इसके बाद
जो दूसरा अटैक करता है, दूसरा आक्रमण जो है वह हिंदू शाही शासक, यानी कि 1001 में जो दूसरा अटैक होता है यह हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक जयपाल, हिंदू शाही शासक जो है जयपाल के विरुद्ध यह दूसरा अटैक करता है। और दूसरा जो आक्रमण करता है यह, यानी कि 1001 में जो है यह दूसरा अटैक करता है और इसको परास्त कर देता है, यानी कि हिंदू शाही शासक जयपाल को जो है यह परास्त कर देता है। और जयपाल को परास्त करके इसके पुत्र तथा इसके पौत्र को बंदी बना लेता है, इसके पुत्र और पौत्र को बंदी बना लेता है। फलस्वरूप जो है कहा जाता है कि इस अपमान का बदला न सह पाने के कारण जयपाल जो होता है अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना करके जो है स्वयं को अग्नि में आत्मदाह कर लेता है, मतलब स्वयं को जो है वो आग में जला डालता है। इस तरह से जो है ऐसा स्टेटमेंट आया है, ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त करके अब ये जो है किस पे अधिकार हो गया इसका, तो ये अधिकार हो गया इसका हिंदू शाही वंश पे, यानी कि हिंदू शाही वंश पे अब जो है इसका कब्जा हो गया महमूद गजनवी का। इसके बाद तीसरा जो आक्रमण है वह है उच्छ पर। तीसरा आक्रमण कब करता है, उच्च पर। और जो उच्च पर आक्रमण करता है तो वहाँ के शासक बजरा या वजीरा को जो है वहाँ के शासक बजरा को जो है परास्त कर देता है। वहाँ के शासक बजरा को परास्त कर देता है 1004 में। 1004 में जो है उच्च के शासक बजरा को परास्त करके, यानी कि अब बजरा पे भी इसका अधिकार हो गया, महमूद गजनवी का बजरा पे भी अधिकार हो गया। इसके बाद बजरा पे अधिकार करने के बाद अब यह मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर आक्रमण करके वहाँ के शासक फतह दाऊद को परास्त कर देता है। मुल्तान पर जो है शासक कौन कर रहा था शासन यहाँ पे, फतह दाऊद को परास्त करके जो है इस पे अधिकार कर लेता है मुल्तान पे। अगर मुल्तान देखेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है ये मुल्तान है, और मुल्तान पे जो है देखिए, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र पे अधिकार हो गया, हिंदू शाही वंश पे अधिकार हो गया, उच्च पर कब्जा हो गया और मुल्तान पर कब्जा हो गया। इस तरह जो है उसने उच्च के शासक बजरा को परास्त किया और मुल्तान के शासक फतह दाऊद को परास्त किया। इसके बाद जो अगला आक्रमण होता है इसका सुखपाल के विरुद्ध होता है, क्योंकि जयपाल है, जयपाल के बाद उसने अपनी सत्ता जो है अपने पुत्र आनंदपाल को दी, क्योंकि वो जो है हार न सह पाने के कारण वो अपने आप को जो है आत्मदाह कर लेता है, जला लेता है। इसके बाद क्या है कि सुखपाल के विरुद्ध इसका आक्रमण होता है और सुखपाल को जो है परास्त कर देता है। तो क्या करता है कि सुखपाल जो है वो बाद में ऐसा माना जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लेता है। बाद में जब इस्लाम यह स्वीकार कर लेता है तो यह जो है अपना उत्तराधिकारी उसे बना देता है, और जब इस्लाम स्वीकार करता है तो नौसा शाह के नाम से जाना जाता है। नौसा शाह के नाम से जाना जाता है सुखपाल। चूँकि इस्लाम जो है स्वीकार कर लेता है, और जब महमूद गजनवी चला जाता है तो यह पुनः जो है हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, और फिर जो है ये आता है इस पर अटैक करता है, और अटैक जब करता है तो वे जो है इसको परास्त कर देता है। इसके बाद जो अगला अटैक हुआ था वह आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था। आनंदपाल के विरुद्ध जब यह आक्रमण करता है तो आनंदपाल को भी परास्त कर देता है। आनंदपाल को भी क्या करता है, ये परास्त कर देता है, और आनंदपाल को परास्त कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि सुखपाल, यानी कि देखिए सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार किया, हिंदू शाही शासक पर जयपाल को परास्त किया, उच्च पर बजरा को भी परास्त किया, मुल्तान पर फतह दाऊद को परास्त किया, सुखपाल को परास्त किया, जिसको नौसा शाह के नाम से भी जाना जाता है चूँकि इस्लाम स्वीकार किया था। इसके बाद आनंदपाल को भी क्या करता है कि परास्त करता है आनंदपाल को। इसके बाद फिर क्या होता है कि यह आनंदपाल को परास्त करने के बाद क्या होता है कि फिर अगला जो आक्रमण करता है यह
नगरकोट, नगरकोट यानी कि 1009 के आसपास जो है यह नगरकोट में जो है यह क्या करता है कि आक्रमण करता है। 1009 में जो है नगरकोट पर अभियान करता है और उसको भी जीत लेता है। नगरकोट देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा हिमाचल से सटा हुआ है नगरकोट, और इस पे जो है आक्रमण करता है, फलस्वरूप इसको भी क्या करता है वो जीत लेता है। इसके बाद जो अगला अभियान करता है वह दाऊद, यानी कि अगला जो अभियान रहता है वो दाऊद के खिलाफ रहता है। दाऊद के खिलाफ, दाऊद को बंदी बनाया, दाऊद को भी क्या करता है वह बंदी बना लेता है और दाऊद को भी परास्त करके उसको भी बंदी बना लेता है, यानी उनको भी अधीनता अपनी स्वीकार करवा देता है। अगला है थानेश्वर पे अटैक करता है। थानेश्वर चूँकि ये वाला बेल्ट देखेंगे ये पंजाब से सटा हुआ है, हरियाणा थानेश्वर, यहाँ पे भी जो उसने आक्रमण किया और इसको भी उसने जीत लिया, थानेश्वर पे भी। इसके बाद है अगला त्रिलोचन पाल के विरुद्ध। अगला जो अटैक करता है त्रिलोचन पाल, यानी कि देखेंगे आप जयपाल हो गया, आनंद पाल हो गया, फिर त्रिलोचन पाल, ये पूरा उसी का वंश है, हिंदू शाही वंश का ही वंश है। ठीक, हिंदू शाही वंश का ही ये पूरे वंशज हैं। तो क्या करता है अगला अभियान जो होता है त्रिलोचन पाल के, त्रिलोचन के पाल के विरुद्ध जो है अगला अभियान होता है और फलस्वरूप जो है त्रिलोचन पाल बिना जो है ये संघर्ष किए ही दहशत के मारे वो भाग खड़ा होता है और अपने आप को जो है जा कर के कश्मीर में छुप जाता है। और जब कश्मीर में छुप जाता है तो बाद में वहाँ कश्मीर में इसकी क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। कश्मीर में इसकी त्रिलोचन पाल की हत्या कर दी जाती है। त्रिलोचन पाल जो है कहाँ भाग कर जाता है, कश्मीर में भाग करके जाता है और यहाँ पर जो है इसकी हत्या हो जाती है, कश्मीर में। अगला है इसका अभियान जो है वो कश्मीर के खिलाफ है, यानी कि अगला अभियान जो इसका करता है वो कश्मीर पे ही करता है। अगला अभियान है कश्मीर पर अगला अभियान करता है लगभग 1116 ईस्वी में जो है क्या करता है कश्मीर पर अभियान करता है और कश्मीर पर अभियान करके भी उसको क्या करता है विजित कर लेता है, यानी कि जीत लेता है। अगला अभियान जो होता है वह अगला अभियान इसका होता है कन्नौज पर। अगला अभियान कहाँ होता है, अगला अभियान कन्नौज पर होता है। और जब कन्नौज पर होता है तो यह कन्नौज यानी कि आप देखेंगे कि यानी कि अब इधर से आते हुए पंजाब इधर से होते हुए अब ये कहाँ आ गया, कन्नौज, यानी कि ये वाला जो बेल्ट है, यानी कि उत्तर भारत वाला बेल्ट जो है ये यहाँ पे जो है कन्नौज पे अटैक किया और इसको भी क्या करता है वो विजित कर लेता है। कन्नौज पे आक्रमण करके क्या किया, कन्नौज को विजित कर लिया। कन्नौज पर आक्रमण करके इसको भी क्या करता है विजित कर लेता है। अगला जो अटैक होता है यह कन्नौज से आक्रमण करने के बाद फिर इधर देखेंगे तो मथुरा है, वृंदावन है, इन वाले क्षेत्रों में जो है मथुरा वृंदावन यानी कि इन सभी क्षेत्रों पे जो है क्या करता है वह अटैक कर लेता है। चूँकि यहाँ पे जो है यादव वंश शासन कर रहे थे उनको भी परास्त करके यह क्या करता है अगला मिला लेता है। इसके बाद अगला अभियान जो रहता है वह यानी कि यहाँ से अब आ गया ये बुंदेलखंड वाले बेल्ट में। बुंदेलखंड वाले बेल्ट में जब आ गया तो यहाँ पे शासन कर रहा था विद्याधर, चंदेल वंशी शासक विद्याधर। कहा जाता है कि विद्याधर ही एक ऐसा शासक था, भारतीय शासकों में विद्याधर ही एक ऐसा शासक था जिसने जो महमूद गजनवी से परास्त नहीं हुआ था। यहाँ तक कि स्वयं जो है इसने महमूद गजनवी का सामना किया और महमूद गजनवी जो है विद्याधर को परास्त नहीं कर पाए। विद्याधर की बहादुरी से खुश होकर के जो है महमूद गजनवी ने विद्याधर को 15 किले जो है तोहफे में दिए थे, ऐसा माना जाता है। और जबकि कहीं कहीं माना जाता है कि विद्याधर ने जो है वो संधि प्रस्ताव का वार्ता चलाई और महमूद गजनवी से संधि कर लेता है। तो विद्याधर ही भारतीय एक ऐसा शासक था जिसने जो है लगभग ये जो अटैक हुआ था वो लगभग
हाँ 1020-21 में हुआ था। 1020 से 21 के आसपास जो है ये अटैक विद्याधर के खिलाफ यानी कि चंदेल वंशी शासक के खिलाफ किया था। अगला जो इसका अभियान था वो पंजाब के विरुद्ध। अगला अभियान कहाँ था? पंजाब के विरुद्ध। अगला अभियान इसका पंजाब के विरुद्ध था। इसके बाद अगला जो अटैक होता है इसका वो होता है सोमनाथ यानी गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर पर जो है अगला अटैक होता है। और ये जो अटैक होता है वो 1026 में होता है। 1026 में जो है इसका अटैक होता है। और यहाँ पे जो है एकदम ये इतना जो है इसको लूटता है कि एकदम पूरी तरह से जो है एकदम कंगाल कर देता है। वापस जाते समय जो है जब ये लूट करके जा रहा था तो यहाँ से क्या होता है कि चूँकि यहाँ पे जो पंजाब के जाट वगैरह थे, खोखर वगैरह थे, इन्होंने जो है इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके जो है काफ़ी धनराशि जो है इससे लूट लेते हैं। फलस्वरूप जो है अंतिम बार जब वो भारत पे आता है आक्रमण करने तो वह जाटों और खोखरों को जो है दंड देने के लिए आता है, उन पे अभियान करता है और उनको भी परास्त कर देता है। महमूद जाटों एवं खोखरों को भी क्या करता है? परास्त कर देता है। जाटों एवं खोखरों को जो है परास्त कर देता है। फलस्वरूप जो है इस तरह से ये इसके भारत में प्रमुख आक्रमण हुए। भारत में कुल 17 आक्रमण किए। किसके अनुसार? तो इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के दरबार में जो समेद राय और हिंदू नामक जो तिलक हिंदू जो है उच्च पदों पर आश्रित थे। और यहाँ पे जो है इसने न केवल सोमनाथ मंदिर को लूटा बल्कि जो है उसने सोमनाथ की मूर्ति को भी उसने जो है तोड़ दिया, एकदम क्षत विक्षत कर दिया, जिसकी वजह से महमूद गजनवी को बुत सिकन यह मूर्ति भंजक कहा जाने लगा। बुत सिकन या तो इसे मूर्ति भंजक कहा जाने लगा। बुत सिकन और मूर्ति भंजक महमूद गजनवी को कहा जाने लगा। इसके बाद देख लेते हैं, चूँकि ये महान शासक तो था ही, महान शासक होने के साथ साथ यह महान कला और साहित्य का भी प्रेमी था, जिसकी वजह से इसने अपने दरबार में जो है प्रमुख विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। जिसमें अगर हम बात करें तो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे, बैहाकी थे। ये तमाम जो है ऐसे विद्वान थे जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो देख लेते हैं एक एक करके जो है विद्वानों के बारे में थोड़ा आप जो है नोट करते चलिएगा। इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो प्रमुख विद्वान है। प्रमुख विद्वान है अलबरूनी कहा जाता है कि ये इतिहासकार था, दर्शन शास्त्री था, गणितज्ञ भी था, गणित का भी इसे नॉलेज था। यहाँ तक कि प्रकृति विज्ञान का भी, नेचुरल साइंस का भी इसे ज्ञान था। यानी कि हर क्षेत्र में इसे पारंगत हासिल थी। और इसकी रचना के बारे में देखें तो किताबुल हिंद तथा तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद तथा तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद और तहकीकात हिंद, ये दो जो है रचनाएं हैं किसकी? अलबरूनी की। और तहकीक हिंद में, यानी कि तहकीक हिंद में इसने जो है तत्कालीन भारत की जो है संस्कृत सभ्यता, तत्कालीन भारत की कल्चर, तत्कालीन भारत की स्थिति और परिस्थिति को इसने जो है पूरी तरह से जो है उसको उकेरा है। यानी कि उसकी रचना जो है अपने इस किताब में जो है, अपनी इस रचना में तहकीक हिंद में जो है उसने इसमें लिखा है। इसके बाद अगला जो है उतबी है। इसके बाद हराब है। हराब के बाद बैहाकी है।
बैहाकी के बाद हैं फिरदौसी। फिरदौसी की एक प्रमुख रचना है शाहनामा। फिरदौसी की एक प्रमुख रचना है शाहनामा। शाहनामा। अगला जो है वो है फारूकी। अगला है फारूकी। अगला है फारूकी। बैहाकी। बैहाकी की एक रचना है तारीख़ शुबुत्तगीन। तारीख़ शुबुत्तगीन। तारीख़ शुबुत्तगीन जो है इसकी रचना है। और लेनपुल के द्वारा जो है बैहाकी को पूर्वी पेप्सू की उपाधि दी गई है। पूर्वी पेप्सू की रचना जो है उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो लेनपुल के द्वारा जो है इसे लेनपुल के द्वारा जो है पूर्वी पेप्सू की उपाधि दी गई है। तत्कालीन जो है इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है किसका? तो महमूद गजनवी का। अब महमूद गजनवी के बाद तत्काल हम लोग देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। चूँकि दोनों को अलग अलग पढ़ाने के बाद फिर हम दोनों को तुलनात्मक रूप से जो है दोनों को समझ लेंगे, तो इससे क्या होगा, इसके तुरंत जो है एकदम चीज़ें यहीं पे एकदम आसान हो जाएंगी। इसके बाद ये पूरा जो है महमूद गजनवी का पूरा खाका हो गया। आइए अब देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। चूँकि जो कंडीशन महमूद गजनवी की थी समय भारत में, वही कंडीशन जो है मोहम्मद गोरी के भी समय भारत में रहती है। चूँकि 150 साल बीत गया। एक्चुअली में देखा जाए महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड रहा है, उसका जो आक्रमण काल रहा है वो 1000 ईस्वी के आसपास रहा है, जबकि मोहम्मद गोरी लगभग 150 सालों बाद यानी कि लगभग 12वीं शताब्दी में जो है यह आता है। तब भी स्थितियाँ भारत में वैसी की वैसी रहती हैं, कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, बस सिर्फ शासक परिवर्तित होते हैं। इसके बाद चूँकि अगर देखें इस समय भारत की स्थिति में, तो इस समय जो है चूँकि मध्यकालीन का दौर है, तो ये राजपूतों का टाइम पीरियड है। और राजपूतों के टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये देखेंगे ये हेरात है। हेरात के बाद जहाँ गजनी हुआ करता था, अब यहाँ गोरी वंश आ गया, ये गोरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी अभी गजनी है अवशेष के रूप में। इसके बाद पंजाब है ये। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चौहान शासन कर रहे थे। चौहान यानी कि इस समय टाइम पीरियड जो रहा है मोहम्मद गोरी के समय का, तो यहाँ पे चौहान वंश को जो शासक थे वो पृथ्वीराज तृतीय, या तो जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक थे, चौहान वंश पे शासन कर रहे थे। इसके बाद गढ़वाल वंश यहाँ पे शासन कर रहा था जयचंद। इसके बाद है मुल्तान है, सिंध है। इसके बाद है यहाँ सोलंकी के चालुक्य गुजरात पे शासन कर रहे थे। और यहाँ पे जो है शासन कर रहा था भीम द्वितीय। एक्चुअली में महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था सोमनाथ पे, तो उस समय भीम प्रथम था, लेकिन ये मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड है, तो यहाँ भीम द्वितीय शासन कर रहा है। इसके बाद यहाँ बंगाल में यहाँ पे सेन वंश शासन कर रहा है। बंगाल पे कौन वंश शासन कर रहा है? तो सेन वंश शासन कर रहा है। तो ये भारत की स्थिति है। भारत में इस समय जो है वही सामंतवादी व्यवस्थाएं इस समय भी हैं। छोटे छोटे वंश जो है अपने आप को जो है शासित कर रहे हैं और अपने साम्राज्य के विस्तार के लेकर जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो चौहान का चंदेलों से भी नहीं पड़ता है, ना तो गढ़वाल से पड़ता है, और ना ही चूँकि चौहान का सोलंकियों से भी शत्रुता है, तो इनसे भी बात नहीं बन रही। क्योंकि अगर देखें गोरी की, तो गोरी जो है गजनी से प्रेरित था, महमूद गजनवी से ही गोरी जो है प्रेरित था। तो इसने भी जो है भारत की तरफ रुख किया। और भारत में चूँकि उसका मेन उद्देश्य था, पहला जो उसके उद्देश्य था मोहम्मद गोरी का, वो तो था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, हमें हिंदुस्तान में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। जबकि महमूद गजनवी का जो प्रथम उद्देश्य था वो धन को लूटना था, द्वितीय उद्देश्य उसका था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जबकि इसका प्रथम उद्देश्य जो था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, जबकि द्वितीय उद्देश्य जो था वो था द्वितीय उद्देश्य इसका तो भारत को लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में यदि देखें हम तो एक कुतुबुद्दीन एक नाम का शख्स रहता है, जो स्थानीय रहता है। चूँकि ये
गौर से ही बिलोंग करता है, गौर से ही बिलोंग करता है। और ये जो है भाग करके चूँकि आता है, चूँकि कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से जो है ये आता है संरक्षण के पाने के लिए। कहाँ? तो गजनी वंश के पास। गजनी वंश में उस समय गजनी वंश का शासन भी चल रहा है। तो गजनियों के द्वारा क्या किया जाता है कि इस कुतुबुद्दीन को जो है जहर दे करके मार दिया जाता है। और जब जहर दे करके मार दिया जाता है तो इसी चूँकि भी गौर वंश अस्तित्व में नहीं आया है, एक अलाउद्दीन हुसैन नाम का एक शख्स रहता है। ये भी जो है एक सरदार रहता है। और जब इसको पता चलता है, चूँकि इससे संबंधित था, कुतुबुद्दीन जो था इससे संबंधित था, चूँकि इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसको पता चला कि ये कुतुबुद्दीन जो है मतलब गजनियों के द्वारा जो है उसको जहर दे करके मार दिया गया है। तो फलस्वरूप ये क्या करता है कि प्रतिशोध लेने के लिए जो है आता है और पूरे गजनी को जो है लूटता है और पूरे गजनी को एकदम तहस नहस कर देता है। लगभग उसको 7 दिनों तक उसको जलाया। गजनी को इसने जो है 7 दिनों तक जलाया। और जहाँ शोर की उपाधि धारण की, जहाँ शोर यानी कि विश्व को जलाने वाला, विश्व को भस्म करने वाला, विश्व को जलाने वाला जो है अलाउद्दीन हुसैन ने जो है ये उपाधि धारण की। अलाउद्दीन हुसैन वही था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको जो है गजनियों के द्वारा जहर दे करके मार दिया गया था। तो ये इसी से संबंधित था और इसका प्रतिशोध लेने के लिए जो है ये आया। और इसने जो है इसको क्या किया कि पूरी तरह से गजनी को पूरा तरह से एकदम तहस नहस कर दिया, पूरा जला दिया। लगभग 1 हफ्तों तक ये जलता रहा और तब जा कर के इसने उपाधि धारण की जहाँ शोर। और जहाँ शोर की उपाधि धारण की, जहाँ शोर की उपाधि का मतलब होता है जहाँ मतलब विश्व संसार को जलाने वाला, संसार को भस्म करने वाला, इसने उपाधि धारण की। इसके बाद इसकी मृत्यु जब होती है तो इसके बाद जो है इसका सिंहासन शासन कौन करता है? इसका पुत्र जो है सैफुद्दीन। चूँकि अलाउद्दीन हुसैन जो है ये इसके 2 भतीजे थे, शहाबुद्दीन और गियासुद्दीन। गियासुद्दीन बड़ा था, शहाबुद्दीन छोटा था। शहाबुद्दीन जिसे हम लोग मोहम्मद गोरी के भी नाम से जानते हैं। तो इसने जो है अलाउद्दीन हुसैन ने क्या किया था, इन दोनों को कैद कर रखा था। इन दोनों को जो है इसने नज़रबंद कर दिया था, कैद कर दिया था। लेकिन सैफुद्दीन सूरी जो है ये अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र है। सैफुद्दीन सूरी अलाउद्दीन हुसैन का ये पुत्र है। जब ये शासन संभालता है तो ये इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को रिहा कर देता है, यानी कि मुक्त कर देता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को और गियासुद्दीन को, इन दोनों को मुक्त कर देता है। फलस्वरूप जो है सैफुद्दीन सूरी, चूँकि जब गजनियों ने आक्रमण किया था इस पे सैफुद्दीन के वंशजों पर या सैफुद्दीन सूरी के ऊपर, तो इसने अलाउद्दीन हुसैन सूरी के ऊपर अटैक किया था। जब तो चूँकि उसे अटैक में वो मारा गया, तो इसने क्या किया था कि गजनियों ने सैफुद्दीन सूरी के पत्नी का, ठीक, यानी कि जो ये सुलजुकी थे, सॉरी गजनी नहीं थे, ये सुलजुकी थे, ठीक, सुलजुकी जो थे, इन्होंने जब इसके ऊपर अटैक किया, सैफुद्दीन सूरी के ऊपर अटैक किया था, तो इसने क्या किया था कि इसके जो पत्नी के जो गहने वगैरह थे, इसने जो है इन लोगों ने पूरा जो है छीन लिया था। तत्काल जब ये सैफुद्दीन सूरी जब शासक बना तो इसने देखा कि ये जो सुलजुकी हैं, सुलजुकी का एक स्थानीय सरदार था, उसने जो है उसकी पत्नी के गहने पहने हुए थे। उसने जो है उसकी पत्नी के द्वारा जो उसने गहने को लूटा था उसको पहना हुआ था। तत्काल जो है ये अपने आपे से बाहर हो गया और उसने जो है उसकी हत्या कर दी। और जब उसने उसकी हत्या कर दी तो उस सरदार का भाई जो था उसने जो है सैफुद्दीन सूरी को जो है भाला चोक करके उसकी हत्या कर दी। और जब इसकी हत्या कर दी, चूँकि सैफुद्दीन सूरी को सिंहासन संभाले मात्र 1 ही वर्ष हुआ था, इसका जो कार्यकाल रहा वो सिर्फ 1 ही वर्ष का था। और जब इसकी हत्या हो जाती है, चूँकि ये शासक बनने से पहले जो है ये अपने साम्राज्य का चूँकि यहाँ पे गजनी वंश का तो धीरे धीरे पतन हो ही गया था और बचे थे सुलजुकी को भी इन्होंने धीरे धीरे दबा दिया। और जब सुलजुकी को दबा दिया तो धीरे धीरे गौर साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में आ गया। जब गौर साम्राज्य अस्तित्व में आ गया तो सैफुद्दीन सूरी जो है जैसे ही शासक बना, इसने जो है अपने जो इसके चचेरे भाई थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और गियासुद्दीन, इन दोनों को जो है वे रिहा कर देता है। और जब रिहा कर देता है तो साथ ही साथ जो है इसने अपने बाद जो है इन लोगों को उत्तराधिकार नियुक्त करके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि इसको शासन जो है इन दोनों को बांट देता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1 ही वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फर्स्ट जो है अब शासक बन जाता है गियासुद्दीन। शासक कौन बन जाता है? गियासुद्दीन। चूँकि
गयासुद्दीन बड़ा था और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी छोटा था। तो ये जब शासक बन जाता है तो गयासुद्दीन जो है यह चूँकि गजनी पे शासन कर रहा था और ये अपने भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साम्राज्य विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। बहुत जो है इम्पोर्टेंस रोल इसने निभाया जो है इसके साम्राज्य विस्तार में। तत्काल जो है इसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि गजनी, मुल्तान, उच्च, लाहौर इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे ये कब्जा करता चला गया। और इसने जब ये कब्जा करते हुए धीरे धीरे इसने क्या किया कि भारत की तरफ रुख किया। और जब भारत की रुख किया तो इसने सिंध के रास्ते इसने क्या किया कि चूँकि मुल्तान को आप देख रहे हैं, मुल्तान को विजिट कर ही चुका है। जब मुल्तान को इसने विजिट कर लिया तो इसके बाद गजनी ऑलरेडी इसके कब्ज़े में है ही। और गौरवंश का तो शासक ये था ही। और गौरवंश पे शासन कौन कर रहा है? इसका भाई गयासुद्दीन। और वो जो है इसके प्रशासनिक विस्तार में जो है पूरी तरह से जो है एकदम समर्पित है, विस्तार करवा रहा है। इसके बाद फिर उच्च पे भी यह अधिकार कर लेता है और साथ ही साथ लाहौर पे भी इसने अधिकार कर लिया। लाहौर पे भी इसने क्या किया, मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, लाहौर हो गया, तो लाहौर पे भी इसने अधिकार कर लिया। और जब लाहौर पे अधिकार कर लिया तो चूँकि ये भारत की सीमाओं के नज़दीक आ गया। और जब भारत की सीमाओं के नज़दीक आ गया तो यह सिंध के रास्ते इसने क्या किया कि सबसे पहले अटैक किया इसने सोलंकी के चालुक्य की शासक के ऊपर, यानी कि गुजरात पे अटैक किया। और गुजरात पे जब अटैक किया तो चूँकि गुजरात पे शासन कर रहा था भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम द्वितीय शासन कर रहा था, या इसी को कहीं कहीं मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। भीम द्वितीय को ही कहीं कहीं मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। मूलराज द्वितीय कहा जाता है। तो इस समय जो है ये जो सोलंकी के चालुक्य थे तो इनको जो है यहाँ पे शासन कर रहा था भीम द्वितीय। और इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया हुआ था अहिलवाड़। राजधानी इन्होंने सोलंकी के चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया हुआ था? अहिलवाड़। जब मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे अटैक करता है सोलंकी के चालुक्यों के ऊपर, तो यहाँ राजस्थान के पास क्या होता है कि आबू की पहाड़ियों पर, माउंट आबू की पहाड़ियों पर मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय अपने उसकी माँ का नाम था नायिका देवी। इनकी माँ का नाम था भीम द्वितीय के नायिका देवी, जो कि एक विधवा थी। लेकिन इन्होंने जो है सेना का नेतृत्व स्वयं किया। नायिका देवी भीम द्वितीय की माँ ने जो है स्वयं सेना का नेतृत्व किया। और फलस्वरूप जो है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह परास्त किया। और ये मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम हार थी। फलस्वरूप इसने क्या किया, यह पुनः वापस चला गया गजनी। यह पुनः वापस कहाँ गया? गजनी आ गया। और जब गजनी आ गया तो इसने क्या किया कि रास्ता अब इसने बदल दिया। और इसने रास्ता बदल करके अब इधर से जो है इसने आक्रमण करना शुरू किया। जब इधर से आक्रमण करना शुरू किया, चूँकि ऑलरेडी जो है ये गजनी, मुल्तान, ये वाला पूरा बेल्ट जो है ये जूझ चुका था। पंजाब को भी इसने विजित कर लिया। और जब पंजाब को इसने विजित कर लिया, चूँकि इधर चौहान वंश है और चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। तो जब इसने पंजाब को विजित कर लिया मोहम्मद गोरी ने, तो इसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टकराने लगी। और जब पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टकराने लगी, यानी कि जब इनकी सीमाएं इनसे टकराने लगी, तो थोड़ा जो है पृथ्वीराज चौहान भाई चिंतित होने लगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो है इसकी सीमाएं इन दोनों के सीमाएं से टकराने लगी। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान, चूँकि ये राजस्थान वाले बेल्ट में यहाँ पे शासन कर रहे थे। और राजस्थान वाले बेल्ट में शासन करने का मतलब है कि इसकी जो है यहाँ से राजस्थान का पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर है। और जब पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर है तो इसके बाद फिर क्या होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि होते थे जिनका नाम था चंद्रप्रताई। उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, अभी मोहम्मद गोरी जो है यहाँ तक आ गया है, पंजाब तक आ गया है, इसके बाद जो है वो आक्रमण कर सकता है, तो आप जो है कुछ करिए। क्योंकि यहाँ पे इस समय जो है सभी छोटे छोटे शासक थे, अपने अपने क्षेत्रों को शासित कर रहे थे। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे इससे दुश्मनी हो ही चुकी थी इनकी सोलंकी के चालुक्यों से।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सोलंकी के चालुक्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो यहाँ पे जो है पुनः पृथ्वीराज चौहान ने इन पे अटैक कर दिया था। हालांकि कोई युद्ध का तो कोई नतीजा निकला नहीं, युद्ध का कोई परिणाम निकला नहीं, लेकिन फलस्वरूप क्या होता है कि धन जन की काफ़ी हानि होती है। और धन जन की काफ़ी जब हानि होती है तो ऑलरेडी शत्रुता हो जाती है, और जब शत्रुता हो जाती है तो इन्होंने क्या किया कि कोई भी भारतीय शासक जो है इनका साथ नहीं देता है। और जब कोई भारतीय शासक इनका साथ नहीं देता है तो फलस्वरूप जो है ये अकेले पड़ जाते हैं। और फलस्वरूप जब ये अकेले पड़ जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑलरेडी ये जो है मुल्तान उच्च, चूँकि सबसे पहले जो है इसने, अगर हम इसके प्रमुख आक्रमणों की बात यदि बात करें तो 1175 में इसने मुल्तान को विजित कर लिया। 1175 में इसने 75 में जो है इसका प्रमुख आक्रमण था मुल्तान पे ये आक्रमण किया था और मुल्तान को विजित कर चुका था। फिर इसके बाद 75 में ही इसने क्या किया कि उच्च पे अटैक किया, उच्च को भी इसने जीत लिया। इसके बाद अगला जो अटैक हुआ इसका 80 में, 1180, और जब 1180 में इसका अटैक हुआ तो इसने क्या किया कि पेशावर को विजित कर लिया, पेशावर और सिंध को जो है इसने 1180 में विजित कर लिया। 1175 में मुल्तान को विजित किया, 1175 में इसने उच्च को भी विजित कर लिया, और 1180 में इसने पेशावर को विजित कर लिया। और इसके बाद जब 1180 में पेशावर विजित कर लिया, 1181 में इसने लाहौर को विजित कर लिया। 1180 में इसने क्या किया, लाहौर को विजित कर लिया। 1180 में लाहौर को विजित कर लिया। 1180 में इसने लाहौर को विजित कर लिया। इसके बाद फिर क्या होता है कि आ जाता है 1191 का टाइम पीरियड। और जब 1191 का टाइम पीरियड, चूँकि यहाँ पे जो है आपस में दोनों की सीमाएं टकराने लगी तो फलस्वरूप क्या होता है कि तराइन के युद्ध में जो है 1191 में मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध होता है। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, चूँकि पृथ्वीराज चौहान जो थे ये एक अजेय शासक थे, ऐसा मान जाता है कि इनको कोई हरा नहीं सकता है पृथ्वीराज चौहान को। और इसने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में इसने क्या किया कि मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया, और इनका एक मंत्री था खांडे राव करके, एक सेनापति जो था वो खांडे राव करके, उसने जो है इसको मोहम्मद गोरी की आंख में एक तीर मार दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, घायल हो जाता है। और राजपूतों का एक वसूल रहा है कि ये भागते हुए शत्रु पर, यानी कि पीठ दिखाए शत्रु पर कभी वार नहीं करते थे, इनका एक अपना वसूल होता था। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जाने दिया, और मोहम्मद गोरी को जब जाने दिया तो कहा जाता है कि जब ये वापस चला जाता है, अब ये वापस कहाँ आ गया, ये वापस पुनः आ गया गजनी आ गया। तो फिर क्या होता है कि कहा जाता है कि इसने जो है खाना पानी सब कुछ त्याग दिया, और इसने ये प्रण किया कि जब तक मैं जो है पृथ्वीराज चौहान को परास्त नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। और ये लगातार 1 वर्षों तक कड़े संघर्षों के साथ इसने जो है पूरा अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, सुदृढ़ किया, चूँकि अब यहाँ पे इधर दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान बेखबर, यहाँ पे इन्होंने जो है फिर अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करना उचित नहीं समझा, न सैन्य शक्ति पे इन्होंने कभी ध्यान दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है, कहा जाता है कि ऑलरेडी जो है पृथ्वीराज चौहान की इधर गढ़वाल वंश जो थे, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद, इनकी जो है ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो ख्याति बढ़ने के साथ साथ दोनों में आपसी जो है मतभेद की स्थिति पैदा हो गई, और इन दोनों में जो है ऑलरेडी पहले से ही विवाद था। फिर क्या होता है कि जो गढ़वाल वंश के शासक जयचंद थे, इनकी एक पुत्री थी। इसके बाद कहा जाता है कि उसका इन्होंने स्वयंवर रचाया था।
उसका इन्होंने स्वयंवर रचाया था अपनी पुत्री का, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने क्या किया, आमंत्रित नहीं किया। और जब पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया तो फलस्वरूप क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने जो गेट पर जो द्वारपाल की मूर्ति होती है, द्वारपाल की जगह उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान की एक स्टैचू, प्रतिमा जो है उन्होंने बना करके रख दी। प्रथम इन्होंने क्या किया कि प्रतिमा बना करके रख दी। और जब प्रतिमा बना के रख दी तो फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे जो है फिर स्वयंवर आयोजित होता है। और स्वयंवर जब आयोजित होता है तो कहा जाता है कि जो जयचंद की पुत्री थी, जयचंद की पुत्री संयोगिता जिसका नाम था, संयोगिता कहा जाता है कि संयोगिता जो है यहाँ पे जब बारी आई कि राजकुमारों के चयन की तो उन्होंने क्या किया कि जो वरमाला था, उन्होंने वरमाला पृथ्वीराज चौहान का जो स्टैचू था उनके स्टैचू पे मतलब उन्होंने अपना जो है वरमाला उनके गले में डाल दिया। और जब वरमाला अपने गले में डाल दिया तो क्या होता है कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वो जो है संयोगिता को लेकर के चले जाते हैं या लेकर के भाग जाते हैं। भाग क्या, संयोगिता को लेकर के चले जाते हैं। फिर फलस्वरूप क्या होता है, विवाह हो जाता है उनका। और धीरे धीरे 1 वर्ष तक कहा जाता है कि ये अपने जो है वैवाहिक जीवन में व्यस्त थे। और उधर मोहम्मद गोरी जो है हर चीज़ से बेखबर मोहम्मद गोरी उसने क्या किया कि प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसने कहा कि जब तक हम पृथ्वीराज चौहान को परास्त नहीं कर देंगे, हरा नहीं देंगे, तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। फलस्वरूप क्या होता है कि 1 वर्ष की कड़ी अभ्यास तैयारी के साथ 1192 में और फिर वही समय, वही जगह, वही शासक, सिर्फ समय बदल था, जगह वही है, शासक वही है, सब कुछ वही है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के। और इस बार क्या हुआ, इस बार पासा पलट गया। पासा पलट गया मतलब कि इस बार जो है मोहम्मद गोरी विजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि रात्रि का समय रहता है, वो अपने जो है सैन्य शिविर में सोए रहते हैं और मोहम्मद गोरी तुरंत अटैक कर देता है। और फलस्वरूप जो है जो खांडे राव इनका मंत्री था उसको जो है मौत के घाट उतार देते हैं। और फलस्वरूप जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। और इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान को आत्मसमर्पण करने के लिए करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। फलस्वरूप जो है फिर तमाम धारणाएं प्रचलित हैं। किसने कहा कि उनकी आंखें निकाल ली, फिर कहा जाता है कि वो गजनी लेकर के गया, फिर वहाँ पे इस तरह से तमाम जो है कहावतें प्रचलित हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी यहाँ पे विजित हो जाता है। और फलस्वरूप जब मोहम्मद गोरी विजित हो जाता है, चूँकि इस समय तत्कालीन शक्तियों में पृथ्वीराज चौहान एक प्रमुख शक्ति थे जिनको जो है परास्त करना मुश्किल नामुमकिन था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है तो उसको लगने लगा कि चूँकि अब जो है भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो उसके सामने टिक सके, जो उसका जो है मुकाबला कर सके। फलस्वरूप जो है उसने क्या होता है, धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि चूँकि जो जयचंद थे, जयचंद ऑलरेडी जो है पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी संयोगिता को लेकर के, तो फिर ये कहीं न कहीं जो है अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है मोहम्मद गोरी का इन्होंने सहयोग दिया था। अभी कहाँ तक सत्य है कहाँ तक गलत, अभी ये तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं है कहावत। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, मोहम्मद गोरी विजित हो जाता है। फिर फलस्वरूप इसने क्या किया कि अब इसने जो है गढ़वाल वंश पे अटैक किया और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद पे इसने अटैक किया। और जयचंद पे जब इसने अटैक किया तो फलस्वरूप क्या होता है कि भीषण युद्ध होता है जयचंद और गोरी के मध्य 1192 में चंदावर के युद्ध में, 1194 चंदावर के युद्ध में फलस्वरूप क्या हो जाता है कि यहाँ पे जयचंद भी परास्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जयचंद की आंख में जो है एक तीर लगने की वजह से उनका हाथी जो है भड़क जाता है। फलस्वरूप जो है पूरे सेना में जो है वो खलबली मच जाती है और फलस्वरूप जो है जयचंद परास्त हो जाते हैं। तो एक एक करके अभी धीरे धीरे जो है सबको परास्त कर देता है। इसके बाद
1194 में चंदावर के युद्ध में। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, जिनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई का ये कहना है कि इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मौत के घाट उतार दिया था तो फिर चंदावर का युद्ध हुआ कैसे, चंदावर के युद्ध में पुनः जो है वो वापस कैसे आ गया मोहम्मद गोरी। तो ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एक्चुअली में आगे जा कर के मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है तो 1206 में जो है खोखरों के द्वारा उसे उधर झेलम नदी के तट पे पंजाब के आसपास जो है वहाँ पे नमाज़ पढ़ते समय जो है उसकी हत्या कर दी जाती है खोखरों के द्वारा। इस तरह से जो है 1194 चंदावर के युद्ध में भी उसने क्या किया कि जयचंद को भी परास्त कर दिया 1194 में। और जब जयचंद को इसने परास्त कर दिया तो जो अगला युद्ध होता है वो 94 में इस तरह से। चूँकि अगर देखें बात करें हम मोहम्मद गोरी की तो मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। तत्कालीन जो है उसने अपने 3 विश्वास पात्र गुलामों के सहयोग से जो है उसने शासन प्रशासन करने की सोची। तो अगर उसके 3 गुलामों की बात करेंगे, 3 गुलामों की बात करेंगे, 3 गुलाम, तीन गुलामों में है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद है यालदौज, इसके बाद है कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाचा, ये 3 प्रमुख गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, जिनकी वजह से उसने जो है शासन प्रशासन करने की सोची। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब देख लेते हैं, इतने ये प्रमुख युद्ध थे मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारत में विजित किए गए। सिर्फ एक युद्ध में जो है ये परास्त होता है, जो उसने जो है सोलंकी के चालुक्य के शासकों के साथ युद्ध किया था। भीम द्वितीय ने उसे जो है परास्त किया था। इसके बाद क्या होता है फिर दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध में जो है उन्होंने परास्त किया। तो इस तरह से जो है वो मोहम्मद गोरी हारा ज़रूर, लेकिन उसने हार से भी सबक लेकर के धीरे धीरे उसने जो है भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और यहाँ तक कि न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि भारत में उसने अपने जो है अपनी सत्ता भी कायम की। इसके बाद फिर देख लेते हैं तत्कालीन जो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है भारत में कुछ अभियान किए गए और कुछ में जीत हासिल की गई। तो उसके अभियानों के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रथम अभियान, प्रमुख अभियान, ऐबक के प्रमुख अभियान। चूँकि अगर देखें तो 1194 में चंदावर के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भाग लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया था। जो जयचंद थे, जयचंद की आंख में जो तीर लगी थी वो तीर मारने वाला कोई और नहीं था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने जो है जयचंद की आंख में तीर मार दिया था, फलस्वरूप जिसकी वजह से उसकी हार सुनिश्चित हो गई थी। इसके बाद जो इसके द्वारा जो पहला अभियान किया गया था वह था 1192 में झांसी को 1192 में इसने विजित किया। फिर मेरठ को विजित किया, झांसी, मेरठ, फिर दिल्ली, झांसी, मेरठ, दिल्ली। इसके बाद फिर रणथंभौर कहाँ है तो ये गुजरात में है, रणथंभौर, इसको भी इसने विजित कर लिया। फिर इसके बाद कोइल, झांसी, मेरठ, दिल्ली, रणथंभौर और कोइल, ये प्रमुख विजय जो है 1192 में किसके द्वारा किया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये प्रमुख विजय की गई। अगली जो विजय किया गया है इसके द्वारा जो है वो है गुजरात विजय, गुजरात
विजय, गुजरात को भी इसने जो है विजित किया। फिर अगला जो इसने अभियान किया वो कालिंजर, कालिंजर का इसने अभियान किया। महोबा, कालिंजर, महोबा, बदायूं, कालिंजर, महोबा और बदायूं को भी इसने क्या किया, विजित कर लिया। किसने? तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इन सभी क्षेत्रों को भी विजित कर लिया। अगला जो है फिर इसने 1206 में इसने पुनः जो है यह लाहौर को विजित किया, लाहौर को विजित किया। इसके बाद लाहौर को विजित किया। फिर 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ग़ुलाम था जिसका नाम है अख्तियार खिलजी। अख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ग़ुलाम था जिसका नाम है अख्तियार खिलजी। अख्तियार खिलजी ने बिहार पे अटैक किया, बिहार पे अटैक करके उसने क्या किया, बिहार को जीत लिया। फिर इसके बाद इसने बंगाल पे अटैक किया, बिहार। फिर इसके बाद क्या है कि उसने बंगाल, बिहार और बंगाल पे जो है इसने विजित किया, यानी आक्रमण किया और इतना भीषण नरसंहार मचाया कि जिसकी कोई हद नहीं। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि अख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा जो है विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो कौन था? वो अख्तियार खिलजी ही था। और अख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो उसका जो है ग़ुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस तरह से जो है भारत में ये स्थिति रही कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद मोहम्मद गोरी की, चूँकि मोहम्मद गोरी पहले बताए हम कि मोहम्मद गोरी कोई संतान नहीं थी, तो आगे चल कर के जो है यही शासन प्रशासन चलता है। एक्चुअली में जब 1202 में इसके भाई गयासुद्दीन की जब ये मृत्यु हो जाती है तो यह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है उसके क्षेत्रों पे जो है शासन प्रशासन करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि गौर वंश पे जो है 1202 ईस्वी में जो है ये वहाँ के सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद जब वो भारत से एक बार फिर चला जाता है, पुनः एक वर्ष बाद जब आता है, तो जो कि एक वर्ष बाद जब आता है तो आगे चल कर देखेंगे तो 1206 में जो है उसके ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है भारत में ग़ुलाम वंश की स्थापना की जाती है। ग़ुलाम वंश या ग़ुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है भारत में ग़ुलाम वंश की नींव डाल दी जाती है। और तत्काल जो गौर वंश था वो धीरे धीरे क्या होता है कि गौर वंश एकदम पूरी तरह धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। और जब गौर वंश समाप्त हो जाता है तो उसके स्थान पे आ जाता है ख्वारिज वंश। गौर वंश के स्थान पे, गौर वंश की जगह पे आ जाता है ख्वारिज वंश में आ जाता है। और यह जो है यहाँ पे स्थापित हो जाता है। जबकि भारत में क्या होता है कि भारत में यहाँ पे ग़ुलाम वंश की नींव पड़ जाती है। तो इस तरह से जो है भारत में इसका कुछ इस तरह से जो है साम्राज्य विस्तार था। ये कुछ प्रमुख इसके अभियान थे। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर जैसे विद्वानों को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दे रखा था हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर को। तो इस तरह से जो है इसके कौन कौन से ग़ुलाम थे, इन्होंने जो है कहाँ किस किस क्षेत्रों में शासन किया। तो इस तरह जो है आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थोड़ा से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और जो है कि दोनों में थोड़ा तुलनात्मक देख लेते हैं। चूँकि आप मैप देख रहे हैं तो इस समय महमूद गजनवी की इस समय की स्थिति कैसी है और मोहम्मद गोरी के समय की स्थिति कैसी है, तत्कालीन ये किस तरह से, इसके पहले भी हमने बता दिया है, बताते चल रहे हैं किस तरह से जो है तत्कालीन भारत की स्थिति परिस्थिति कैसी थी, किस तरह से जो है उसने आक्रमण किया, उसका उद्देश्य क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। तो
लगभग पूरा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि इसको समझ लेने से जो है मध्यकालीन का जो मध्यकालीन दौर के, यानी कि जो एक तरह से अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, जब इसको समझ लेंगे तो दिल्ली सल्तनत की नींव जो है कैसे पढ़ी, कब से पढ़ी, तो इसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।